हेलो साथियों, स्वागत है आपका निस्वार्थ शिक्षा एकेडमी पर। साथियों, आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने प्रधान शिक्षक भर्ती 2024 बीपीएससी टीआरई 3.0 और 4.0 की तैयारी में लगे होंगे। साथियों, आपको बता दें कि ये हमारा प्रैक्टिस सेट 6 है। इससे पहले मैंने 5 प्रैक्टिस सेट करवाया है जो आपके होने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसका मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट किया है। उसमें आप जाकर वीडियो जो है देख सकते हैं। तो चलिए साथियों, देखते हैं। पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है साथियों, क्यूरियम का क्यूरियम का रासायनिक प्रतीक निम्न में से कौन सा है। साथियों, यहाँ बताना है कि क्यूरियम का रासायनिक प्रतीक क्या है। तो यहाँ पे बता दें, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीएम। सीएम सीएम जो है ये क्यूरियम का जो है रासायनिक प्रतीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीएम। अगला प्रश्न है, अम्लों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है। साथियों, अम्लों के बारे में कौन सी बात गलत है यहाँ बताना है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वे जलीय विलयन में विद्युत के कुचालक होते हैं। ये अम्लों के बारे में साथियों गलत बात है। बाकी 3 विकल्प देखते हैं। वे जलीय विलयन पे H+ आयन देते हैं, बिल्कुल सही है अम्लों के बारे में। ऑप्शन भी है, अधिकांश अम्लों में हाइड्रोजन होता है, बिल्कुल सही है। वे नीले लिटमस को लाल बना देते हैं, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी जो है वे जलीय विलयन में विद्युत के कुचालक होते हैं, ये अम्लों के बारे में जो है गलत धारणा है। तो इसीलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामान्य बैटरी में निम्नलिखित रसायन होते हैं। साथियों, यहाँ पे बताना है कि सामान्य जो बैटरी होती है उसमें कौन सा रसायन होता है। तो यहाँ पे अगर हम सामान्य बैटरी में रसायन की बात करें तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सल्फ्यूरिक अम्ल। साथियों, सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करें तो जिसका रासायनिक सूत्र होता है H2SO4। साथियों, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल जो विद्युत का अपघट्य होता है। साथियों, ये विद्युत का अपघट्य होता है जो एक सेल अथवा बैटरी में जो है इसको सामान्य रूप से तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं। साथियों, हमें बताना है कि एक जो मानव या मनुष्य का गुणसूत्र है उसमें कितने जोड़ी जो है गुणसूत्र होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 46 जोड़े। साथियों, जिसकी बात करें कि इनकी संख्या जो है 22 की जोड़ों में होती है, 22 स्त्री और 22 पुरुष के जोड़ों में, अर्थात नर और मादा के जोड़ों में होती है। तो इनकी संख्या जो है 46 होती है। साथियों, इसमें पुरुष जो है अथवा मेल जो है एक्स और जो फीमेल होती है उसका वाई से डिनोटेड किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 46। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं। साथियों, जो मांसपेशियों से हमारी हड्डी जुड़ी होती है उसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, टेंडन। मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाला जो ऊतक है उसे टेंडन कहते हैं। साथियों, लिगामेंट की बात करें तो लिगामेंट होती है जो मांस को मांस से जोड़ती है, उसे लिगामेंट कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टेंडन। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। यहाँ पे बताना है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। तो यहाँ पे मानव की सबसे बड़ी जो धमनी होती है साथियों वो महाधमनी होती है। तो इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाधमनी। साथियों, महाधमनी की बात करें तो महाधमनी जो है शुद्ध शुद्ध रुधिर को जो है ये हृदय की एक ये शुद्ध रुधिर को जो है पंप करता है। साथियों, जो महाधमनी होती है ये शुद्ध रुधिर को जो है पंप करता है। साथियों, हृदय से शरीर में जो है शुद्ध रुधिर को लाता है। तो यहाँ पे मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी जो हो जाती है वो महाधमनी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि
रिकेटस और रतौंधी क्रमशः डैश और डैश की कमी के कारण होते हैं। साथियों, रिकेटस और रतौंधी की बात करें तो रिकेटस जो है विटामिन डी और जो रतौंधी है वो विटामिन ए के कारण होता है। तो इसीलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रतौंधी विटामिन डी और जो सॉरी साथियों, रिकेटस जो है विटामिन डी और रतौंधी विटामिन ए के कारण होता है। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन ए और विटामिन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रेशा सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशे के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशा के बारे में बताना है। तो यहाँ पे साथियों आपको बता दें, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेशम। रेशम जो है एक प्राकृतिक साथियों रेशम एक प्राकृतिक मजबूत रेशा होता है। तो इसमें जो है रेशम के कीड़े से जो है इसका निर्माण किया जाता है। तो जो ये सबसे मजबूत होता है, सबसे स्ट्रांग होता है, तो इसीलिए इसको जो है प्राकृतिक मजबूत रेशे के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि भारत में वित्तीय नीति का प्रमुख उद्देश्य सही नहीं है। यहाँ साथियों बताना कि जो भारतीय वित्तीय नीति है उसका सही उद्देश्य क्या नहीं है। तो साथियों यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए की बात करें तो अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाना, ये साथियों वित्तीय नीति का प्रमुख उद्देश्य नहीं है। और बाकी जो विकल्प देखते हैं जैसे मूल्य स्थिरता को प्रोत्साहन करना, ये भी वित्तीय नीति के उद्देश्य हैं। आमदनी और संपत्ति की असमानता को कम करना, ये भी उद्देश्य है। रोजगार के अवसरों को प्रोत्साहित करना, ये भी वित्तीय नीति के उद्देश्य हैं। जबकि ऑप्शन ए अर्थव्यवस्था में तरलता जो है ये वित्तीय उद्देश्य का लक्ष्य नहीं है। तो इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान के प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। तो साथियों यहाँ पे जो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है, तो ये यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सॉरी साथियों, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा साथियों। ऑप्शन डी यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा समानतावाद का उल्लेख जो है इसमें नहीं है। बाकी जो है समानता, भाईचारा और संप्रभुता का उल्लेख जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित है। तो इसीलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समानतावाद। साथियों भारतीय संविधान की प्रस्तावना की बात करें तो भारतीय संविधान को जो है 26 नवंबर 1949 को जो है अंगीकृत किया गया। अंगीकृत अथवा इसे अधिग्रहित किया गया या अंगीकृत किया गया। साथियों आपको बता दें कि हर साल 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। इसी के उपलक्ष्य में जो है भारतीय संविधान दिवस जो है मनाया जाता है। तो यहाँ पे जो संविधान की प्रस्तावना में नहीं है वो ऑप्शन डी है, समानतावाद। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है। साथियों यहाँ पे बताना है कि स्वाभाविक रूप से क्या यहाँ न्यायपूर्ण है। तो आपको बता दें कि यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी की बात करें तो यहाँ पे मौलिक अधिकार स्वाभाविक रूप से जो है न्यायपूर्ण है, क्योंकि इसको हम अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम अनुच्छेद जो है 32 के तहत जो है वहाँ पे याचिका दायर कर सकते हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है। और जो हाई कोर्ट है वो आर्टिकल 226 के तहत जो है ये जो है एक रिट जारी करता है। तो यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति, कोई अधिकारी हमारे जो है अधिकार का हनन करता है तो उसके खिलाफ रिट जो है जारी की जा सकती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मौलिक अधिकार। अगला प्रश्न क्या है?
अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में निदेशक सिद्धांतों के शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। यहाँ पे बताना है कि भारतीय संविधान में जो निदेशक के उद्देश्य शामिल किएंगे उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर आपको बता दें ए हो जाएगा, क्योंकि जो निदेशक सिद्धांतों को शामिल करने का उद्देश्य है वो सामाजिक, आर्थिक और लोकतंत्र स्थापित करने के लिए जो है इसको संविधान के निदेशक तत्व में शामिल किया गया है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की जाती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र स्थापित करने के लिए जो है निदेशक सिद्धांतों को शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, जब राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पद पर कोई भी कार्यरत न हो तब उनके रिक्त स्थान पर राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है। तो यहाँ पे आप सब लोग जानते ही होंगे, लेकिन यहाँ पे बताएंगे कि यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। साथियों, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जो है ये जो है कहीं चले गए हैं या इनकी जो सीट जो है रिक्त है, तो उस रिक्ति को जो है भरने का काम जो है वहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का काम होता है कि वे उसको फिल करते हैं और उनका कार्यभार संभालते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश अथवा सुप्रीम CJI ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति घोषित करने का अधिकार किसको है। साथियों, यहाँ पे बताना है कि जब आपातकाल लगता है, आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगता है, तो आपको बता दें कि जो आपातकाल है भारत में, आपातकाल जो है आपातकाल साथियों ये अनुच्छेद 352A के तहत जो है राष्ट्रपति जो है आपातकाल की घोषणा करता है। जब जब देश में कोई आपातकाल होता है, इसे आपातकाल जो है कई प्रकार के होते हैं, जैसे कोई महामारी आ गई, जैसे कोविड आ गया, तो उसके अंतर्गत भी आपातकाल लगाया जा सकता था। तो यहाँ पे बताना है कि आपातकाल की घोषणा कौन करता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन बी की बात करें तो यहाँ पे राष्ट्रपति जो है आपातकाल की घोषणा करता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा। साथियों, यहाँ पे बताना है कि भारतीय संविधान है उसमें जो है यहाँ पे बताना है कि उपराष्ट्रपति जो होता है उसका जो भारतीय संविधान में है किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 63 के तहत। अगला और लास्ट प्रश्न है कि महासचिव राज्यसभा को सहायता प्रदान करते हैं जिसका पद किसके बराबर होता है। साथियों, महासचिव राज्यसभा को जो सहायता देते हैं वो किसके बराबर होता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत सरकार के कैबिनेट सचिव के जो है ये इनका पद उनके बराबर होता है। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। साथियों, ये रहे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज। यदि सीरीज अच्छी लगी हो तो इस सीरीज क्लास को लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा जो प्रधान शिक्षक भर्ती या BPSC TRE और BPSC TRE 3.0 4.0 की तैयारी में लगे होंगे। तो साथियों चलते हैं। थैंक यू साथियों, जय हिंद।